देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पर्व। अस्त होते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। छठ घाट तोरवा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तारबहार थाना क्षेत्र में किराएदार ने मकान मालिक को पीटा। वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने की कार्यवाही। तखतपुर के बेलसरी निवासी आनंद कुमार पांडे को मिला राज्योत्सव में सम्मान। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में है पदस्थ। और बिलासपुर के जिला अस्पताल में लगाया गया कैंसर का शिविर। कई लोगों ने लिया इसका लाभ। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन गुरुवार को अस्तांचल सूर्य को व्रतियों ने अर्घ दिया। इस मौके पर तोरवा के छठ घाट में बड़ी संख्या में परिजनों के साथ छठ व्रती पूजा में शामिल हुए। शुक्रवार को उदय होते सूर्य को फिर से अर्घ देने और पूजा के बाद इस पर्व का समापन हो जाएगा। छठ पूजा का पर्व छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित है। इस महापर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है। कार्तिक माह में मनाए जाने वाले इस त्योहार के पहले दिन नहाय खाए की परंपरा को निभाया जाता है। इसके दूसरे दिन खरना की पूजा होती है। इसके अगले दिन व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। इस दौरान जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए छठी मैया से कामना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को सच्चे मन से करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों को छठी मैया और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार की शाम को तोरवा के छठ घाट में पूजा अर्चना करने दोपहर से ही यहाँ छठ व्रती अपने परिजनों के साथ पहुँचने लगे थे। जैसे ही शाम को सूर्य अस्त होने को आया, सभी श्रद्धालुओं ने अर्पा नदी में खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते हुए उन्हें अर्घ्य दिया। इस मौके पर छठ घाट के माहौल में मेले जैसा माहौल नजर आया। इस मौके पर हाथों में पूजन सामग्री लिए जहां सूर्य की उपासना के महापर्व को श्रद्धा के साथ मनाया जाता रहा, तो वहीं पर्व के महत्व को भी छठ व्रतियों ने बनाए रखा। लगभग 20 सालों से बिलासपुर में यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। छठ पूजा समिति के संस्थापक आदरणीय एसपी सिंह साहब, डॉक्टर ब्रजेश सिंह, एसपीएस चौहान आज भी हमारे बीच में हैं। इन लोगों के प्रयास से बिलासपुर में जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग घाटों पे छठ पूजा होती थी, उसको यहाँ इकट्ठा किया गया और आज इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर हो रही है। बड़े श्रद्धा भाव के साथ छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा जो है ये भगवान सूर्य की आराधना है। देखिए, छठ पूजा ये पहले यूपी बिहार का त्यौहार हुआ करता था, पर अब ये पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कल यहाँ पे संध्या आरती हुई, महाआरती हुई और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है हमारे यहाँ बिलासपुर में भी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, बिहार के बाद अगर सबसे बड़ा छठ घाट जो है वो पूरे ऑल इंडिया में बिलासपुर का कहलाता है। 3 दिन का रहता है। ये बहुत कठिन व्रत है, लेकिन लोगों की इतना आस्था इससे जुड़ा हुआ है और ये बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है। इसको सबसे पहले सीता जी ने किया था जब राम जी अयोध्या लौटे थे, तो उसके बाद कुंती ने किया था महाभारत युद्ध जीतने के बाद। तब से ये परंपरा चली आ रही है। ये पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना पूरा होता है। बहुत खास है। 3 दिन का व्रत है। तीनों दिन उपवास रखते हैं। पहला लौकी भात खाते हैं, दूसरे दिन खीर रोटी खाते हैं, तीसरे दिन पूरे निर्जला रहते हैं। डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, फिर उगते हुए सूरज का कल अर्घ देंगे। पूजा के बारे में बोलना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। ऑल्दो मैं बिहारी नहीं हूँ, बट हमारे मन में बिहार बस गया ऐसा लग रहा है। ये इतना बड़ा छठ घाट, इंडिया का सबसे बड़ा छठ घाट, बहुत ही
हाँ, एशिया का मतलब जैसे मेरी दोस्त बोल रही है, एशिया का बड़ा छठ घाट, ये मतलब पूरे तरीके से खचाखच भरा है। हर पिछले साल से ऐसा लग रहा है कि इस बार की तैयारी ज़्यादा अच्छे से हुई जा रही है। गाड़ियों को आने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को भी एकदम चेक किया जा रहा है अच्छे से कि बाइक वगैरह कुछ भी ना आए, हौच पौच ना हो, लोग इस भीड़ में फंसे ना। तो पूजा तो मैं आज 35 साल से कर रही हूँ, लेकिन पहले लोग करते थे, मैं नहीं करती थी। लेकिन मैं मानत की कि हे छठ माँ, मेरा लड़का होगा तो मैं व्रत करूँगी। तो ये मेरा राजन सिंह बेटा है। ये कठिन व्रत होता है। ये व्रत 4 दिन का होता है। देखिए, पहले दिन हम लोग क्या करते हैं कि बाल उल धो करके गेहूँ सुखवाते हैं। उस दिन एक टाइम खाना खाते हैं लौका भात बिना तेल का, घी में। और दूसरा दिन भर उपवास रह करके रात को खीर खाते हैं गुड़ का। काफ़ी दिनों से इसका इंतजार करते रहता है। सारे स्वयंसेवक महीनों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हर जगह पे हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं। 15 दिन से साफ सफाई कर रहे हैं। और खास के प्रशासन इस बार बहुत ज़्यादा सजग है, क्योंकि छठ मानने वाले इस बार एसपी भी हैं, कलेक्टर साहब भी है, कमिश्नर संजोग की बात है, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा है। 4 दिवसीय इस छठ पूजा को लेकर पिछले 15 दिनों से तोरवा घाट में तैयारी चल रही थी। छठ पूजा को शुद्धता का त्योहार माना जाता है। यही वजह है कि आयोजन समिति ने भी यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा था। अब उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। सूर्य की उपासना का यह महापर्व छठ आज यहाँ डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ अब संपन्न हुआ है। और कल सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तब इस 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन होगा। एक तरीके से यह पर्व बहुत कठिन माना जाता है और जिसमें शुद्धता का काफ़ी ख्याल होता है। जो भोजपुरी समाज है, जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व की धूम रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे बिलासपुर में भी इसकी धूम देखी जा रही है। और एशिया का सबसे बड़ा यह छठ घाट माना जाता है। तोरवा में छठ घाट मौजूद है, जहाँ हर साल इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ, इसी तरह से जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो यहाँ छठ पूजा मनाते हैं। इस मेरे पीछे आप ये जो नदी देख सकते हैं, क्या रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तब इस पूजा का समापन होगा। आज सुबह से दोपहर से ही यहाँ पर जो छठ पूजा करने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँचने लगे थे और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का इंतजार कर रहे थे। जब यहाँ सूर्य का अस्त हुआ तब यहाँ लोगों ने अर्घ्य दिया और एक तरीके से जो पूजा का यह निर्जला जो पूजा होती है उसका यहाँ पर एक विधि विधान से उसे पूरा किया गया। अब अगर हम बात करें छठ पूजा की तो अब यह छठ पूजा का विस्तार पूरे देश भर में हो रहा है और समाज इसे बहुत धूमधाम से मनाता है। बिलासपुर में भी इस छठ पूजा को बहुत धूमधाम से पिछले कुछ वर्षों से मनाया जा रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। सरकारी योजनाएं होती है जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। हालांकि इन योजनाओं से जनता को फायदा भले होता हो या ना होता हो, लेकिन सत्ता और सरकार का वोट बैंक बढ़ाने का तरीका जरूर सफल हो जाता है। लेकिन जब इन योजनाओं की सही तस्वीर सामने आती है तब जनता ऐसे दलों को कोसना जरूर शुरू कर देती है। मामला बुजुर्गों को अयोध्या मंदिर दर्शन कराने से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पात्र बुजुर्ग महिला ट्रेन से उतार दी गई क्योंकि सूची बनाने वालों ने शायद बुजुर्ग महिला को पात्र नहीं माना, क्योंकि उन्हें तो अपने चहेतों को यात्रा कराने की वाहवाही जो लूटनी थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मत कहे मोर फार्म न देव नहीं दे लेगा तो कोई बात नहीं है। मैं तो का दर्शन कर यहाँ जी भला का डर है। अब बोला मैं आदमी को छाने भाई आप मोर जाऊं हो के तुम मतलब बोल के बात खराब कर हो जाए रास्ता मत बैठो तब मैं रास्ता नहीं बैठे तो तू हमुरी में बैठे जी कहाँ जा बाहर का बच्चा मोर गाड़ी मोर कहाँ के टिकट मोर गाड़ी है माता पर टिकट का नाम मैं फार्म नहीं भरे रहते फोन करके
सत्ता का नशा जिसे चढ़ता है वह सिर्फ स्वार्थों की राजनीति करता है। मूंछों पर कड़क दाव देने वाले हो या फिर पत्रकारों को जब तक सीख देने वाले नेता मंत्री हो, इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे नेता मंत्री को हरी झंडी दिखाकर अपने स्वार्थों की रेल को रवाना जो करना होता है। इन्हें क्या मतलब किसी की आस्था और किसी की भक्ति से। आस्था के नाम पर अब खिलवाड़ करने जैसी वाली बात हो रही है। उस वक्त यदि इस वृद्ध महिला को जाने दिया गया होता तो शायद इससे ज्यादा पुण्य का कोई काम दूसरा ना होता, मगर राजनीति चमकाने वालों को भला इस पीड़ा और आस्था से क्या लेना देना। इधर शासन की योजना के तहत बिजली विभाग लोगों के घरों, दुकानों में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत कर चुका है। अब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली की सप्लाई मिलेगी। शहर ही नहीं बल्कि गांव और विभिन्न कॉलोनियों के घरों में जाकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस मीटर को मोबाइल की तरह ही रिचार्ज कराना होगा। इस नई सुविधा से मीटर रीडरों की आवश्यकता विभाग को नहीं पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर बिलासपुर संभाग के अधिकांश जोनों में मीटर रीडरों ने स्मार्ट मीटर का विरोध करना शुरू कर दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अधीक्षण अभियंता सुरेश कुमार जांगड़े व तिफरा जोन के ईई मिलियन पांडे ने बिलासपुर संभाग के 160 मीटर रीडरों के साथ बैठक कर उनसे चर्चा की, जिसमें मीटर रीडरों ने अपनी मांगों और संघ के विपरीत जाने से इंकार कर दिया है। लगने के कारण से जो मीटर रीडर पहले से काम कर रहे थे वो क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसी आशंका है कि मीटर रीडर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके कारण से अभी मीटर रीडिंग का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को बुलाया गया था। उनके साथ में एक संवाद बनाया गया था कि फिलहाल मीटर रीडिंग जो काम चल रहा है उसको चलने दें और जो भी आगे उनका संघ मीटर रीडर का संघ मैनेजमेंट को कुछ ज्ञापन दिए हैं, कुछ मांग रखे हैं, तो जो स्टेट लेवल पे हमारी जो कंपनी के द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाए उसके घर पे आगे कार्रवाई करने की जानकारी दी गई। की मांग थी कि स्मार्ट मीटर चूँकि लग रहे हैं क्षेत्र में, तो उनको ये डर है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका काम छिन जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे लगभग। तो उनका कंपनी से ये मांग थी कि उनको और कोई दूसरे काम पर रखा जाए यदि मीटर रीडिंग का काम उनसे छीन जाता है। तो इसके लिए वो लोग मीटर रीडिंग का कार्य 1 तारीख से सांकेतिक रूप से हड़ताल पे थे और वो नहीं कर रहे हैं। कुछ मीटर रीडर कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए उनके साथ बैठक की गई। क्या रिजल्ट क्या निकला इसमें? रिजल्ट यह है कि उन लोगों का कहना था कि हम आखिरी जो संघ की तरफ से ज्ञापन दिया गया है प्रबंधन को, उसके कोई यदि समस्या का हल वहाँ से निकलता है तब वो कार्य करेंगे। फिलहाल यहाँ जितने मीटर रीडर आए थे वो अपने संघ के साथ हैं और कार्य करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बीच उपभोक्ताओं को भी किस प्रकार से रीडिंग? उपभोक्ताओं को रीडिंग लेने के लिए अब हम अपने स्तर पर विभागीय तौर पर कार्य करेंगे और सभी उपभोक्ताओं को समय पर बिल मिल जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ठीक। लगभग सर आज कितने रीडर भी मौजूद? अभी हमारे बिलासपुर संभाग के लगभग 55 मीटर रीडर यहाँ आए थे, उपस्थित थे। बाकी कुछ मीटर रीडर फील्ड में कार्य भी कर रहे हैं, वो नहीं आए थे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। छूटी नहीं छठ के त्योहार, छूटी
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। थाना तारबहार क्षेत्र से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तारबहार FCI क्षेत्र का है। किराए पर गैरेज चलाने वाले शेख साबिर जो दिव्यांग मुकेश कोरी को गैरेज के अंदर बंद करके पीटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला गैरेज में अतिरिक्त निर्माण और छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पता चला कि गैरेज चलाने वाले साबिर अतिरिक्त निर्माण के दौरान मालिक से हुए विवाद के दौरान न केवल महिला मकान मालिक का हाथ और दुपट्टा पकड़कर छेड़खानी किया, बल्कि उसी के दिव्यांग रिश्तेदार को गैरेज अंदर बंद करके बर्बरता पूर्वक मारपीट भी किया गया। फिलहाल आरोपी शेख साबिर पुलिस के गिरफ्त में है। इसके खिलाफ मारपीट, छेड़खानी सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्यवाही भी की जा रही है। इधर सदर बाजार के एक ज्वेलरी शॉप के संचालक ने मामूली से बात पर तैश में आकर दूसरे ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत घायल ने थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है। पूरा मामला गुरुवार की दोपहर थाना सिटी कोतवाली के सदर बाजार स्थित रितेश ज्वेलरी शॉप का है, जहां पूर्णिमा ज्वेलरी शॉप में काम करने वाला कर्मचारी अजय ठाकुर आभूषण लेने के लिए पहुंचा हुआ था। दुकान में उस समय भीड़ भाड़ थी, जिसके बाद कर्मचारी ने कहा कि पूर्णिमा ज्वेलरी शॉप के मालिक ने जल्दी सामान मंगवाया है, जिससे रितेश ज्वेलरी शॉप का मालिक रितेश सलूजा तैश में आ गया और कर्मचारी अजय ठाकुर पर आग बबूला होते हुए उसके साथ गाली गलौज करने लगा। जब कर्मचारी ने इसका विरोध किया तो रितेश सलूजा और उसका भाई शर्लिन सलूजा अजय की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना में अजय का सिर फट गया और उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई है। अजय की शिकायत पर पहले तो सिटी कोतवाली पुलिस ने पीड़ित अजय की सुनवाई की, लेकिन जैसे ही इसकी भनक सराफा एसोसिएशन को लगी, सभी सिटी कोतवाली थाने पहुंच गए और मामले में समझौता करने दबाव बनाने लगे। इस संबंध में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मामला 2 ज्वेलरी शॉप का है। वे लोग थाने केवल इसीलिए आए हैं कि वे आपसी झगड़े में सराफा को बीच में ना घसीटे। ज्वेलर्स वाला सामान लेने गया था, मेरी दुकान से भेजे थे, तो फिर भैया मंगा हूँ ज्वेलर्स वाले से, तो मेरे चिल्ला के बोला काहे रुक भैया अभी भीड़ है, तो भैया मेरे काहे चिल्ला रहे हो, मैं क्या किया हूँ, तो बोले मेरे सोचा आज बात करेगा बोल के बाहर निकला है, फिर धक्का दिया है, फिर उसके बाद मारने लगा। फिर उसके भाई सामने वाला देखा है ना, तो वो भी आया है और दोनों भाई मिल के ना मारे हैं। क्या नाम है जो आपसे मार पीट? रितेश सलूजा और सनी सलूजा। क्या सामान के लिए गए थे? ज्वेलर्स वाला ही सामान है। कहाँ से आप? पूर्णिमा ज्वेलर्स से गया था, वहाँ काम करता हूँ मैं, तो वहाँ सामान लेने गया था मैं, तो मारे हैं उसे। क्या कुछ सुनवाई हुआ आपके यहाँ थाने में? रिपोर्ट अभी गया हूँ, लिखवाए हैं, मुलाजा के लिए भेज रहे हैं, सिम से जा रहा हूँ। ज़मीन में सर को ना पटक के लाश से मारे हैं, पैर से मारे हैं, घिसला बहुत जानकारी मिली है। मैं भी ऑफिस से आया हूँ थाने में सीधा। सराफा व्यवसायी 2 सनी ज्वेलर्स शर्लिन ज्वेलर्स वाले सनी सलूजा और रितेश और एक बाबा ठाकुर करके है, सराफा व्यवसायी हैं दोनों के बीच में कोई बातों में तुकाचनी हुई है। थाने तक मामला आया है। अगर उस स्तर की बातचीत होगी कि कोई हानि नहीं होगी तो दोनों गुटों को समझा रहे हैं कि व्यवसाय की बातें हैं, थाने तक ना लाएं, और अगर हानि नहीं हुई है तो। कोंडागांव जिले के बस्तर की लाइफ लाइन नेशनल हाईवे 30 के केशकाल घाट में जाम लगने का सिलसिला निरंतर जारी है। दीपावली पर्व के बाद से छोटे बड़े मालवाहक वाहन, बसें और कार चालकों की आवाजाही का दबाव बढ़ते ही जाम लगने लगता है और राहगीर इससे परेशान होते हैं। कुछ साल पहले केशकाल घाटी फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और खस्ता हाल के चलते धूल का गुबार उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते आज फूलों की घाटी धूल की घाटी के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। केशकाल घाटी में जाम लगना अब मुसाफिरों के लिए आम सी बात हो गई है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जब केशकाल घाट में जाम नहीं लगता। जाम लगने का मुख्य कारण खराब सड़कें तो है ही, साथ ही पुलिस विभाग को मुंह चिढ़ाते हुए ओवरटेक करते छोटे वाहन और बसें भी है, जो ओवरटेक करके घाट में जाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। केशकाल पुलिस के द्वारा आवाजाही को बहाल करने के लिए धूल के गुब्बारे से खड़े होकर मार्ग को वन वे कर जाम खोलते हुए भी दिखाई देते हैं, जो अपने आप में सराहनीय कार्य है। देखना होगा कि शासन और प्रशासन केशकाल घाट के सड़कों की कब चिंता करेगा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। छूटी नहीं छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के लिए गौरव का विषय है कि तखतपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे आनंद पांडे को छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। मूलतः तखतपुर बिलसरी के निवासी आनंद पांडे इन दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क में पदस्थ है और छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग की ओर से राज्योत्सव पर जिन विभूतियों का सम्मान किया गया है उनमें आनंद पांडे का नाम भी शामिल है, जिन्हें छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। यह सम्मान देश के बाहर अप्रवासी भारतीय की ओर से सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन निकाय या आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। आनंद कुमार पांडे का जन्म तखतपुर के बेलसरी गांव में 19 सितंबर 1977 को हुआ। उनके पिता दुर्गा प्रसाद पांडे ने बालकों में महाप्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दी। 47 वर्षीय आनंद पांडे वर्तमान में न्यूयॉर्क के किसेना BLBD में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय संस्कृति और अनुभव को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी के नाम से भारतीय क्लब का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र में छत्तीसगढ़ राज्य और यहाँ की समृद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। जी अभी जो मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ, इसके लिए ज़रूर कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा रही है और हम लोगों ने हर आयाम पे यह कोशिश की है कि अपना बेस्ट से बेस्ट उसमें देते जाएं। तो हमें तो गर्व फील होता है ताकि हम देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए कुछ काम कर पा रहे हैं उसके लिए, तो इसकी एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है इसमें। तो 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे इसमें 6 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार ने अप्रवासी भारतीय सम्मान के लिए मुझे चयनित किया था और इसके लिए मैं हृदय से छत्तीसगढ़ सरकार, राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और यह मेरे लिए बहुत गौरव का पल है। मेरे जन्मभूमि और मेरे परिवार के लिए ये गर्व की बात है। छत्तीसगढ़िया मैं देना चाहता हूँ, हमन छत्तीसगढ़ से हैं और हमन वहाँ पर हमेशा जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम करत हन तो एकर हमन के हमेशा ये प्रयास रहते कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये बात ला हमन रख करके मेहनत करबो और एमा जो भी कंपनी देश के प्रदेश के जो भी काम करत हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे ओमा हमेशा ये मतलब बात के ध्यान रखे ला पड़ते कि ये हमार व्यवहार में, हमार कार्य में जरूर परिलक्षित होई। आनंद पांडे दीपावली मनाने के लिए अवकाश पर बिलासपुर आए हुए हैं। उन्होंने मंगला चौक 36 मॉल के करीब अपने माता पिता, परिवार और मित्रों के साथ त्यौहार मनाया। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण अलंकरण के लिए उनके चयन की खुशखबरी उन्हें मिली। मिलनसार, हंसमुख और सहयोगी स्वभाव के धनी आनंद पांडे बहुत सहज और सरल हैं।
यूएनओ जैसे संस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए वे अपने गांव और आसपास के लोगों के साथ काफ़ी सहजता, सरलता और आत्मीयता के साथ मिलते हैं। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान के लिए उनके चयन पर परिजन और मित्र खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं। जी, अब ये जहाँ तक यूएनओ का है, वह तो हमेशा ये चाहता है कि सभी कंट्रीज़ के बीच में जो है वह शांति और व्यवस्था बने रहे उनके बीच में। जैसे कि यूएन का जो चार्टर है उसका पहला पॉइंट वही है कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यूएनओ तो हमेशा चाहेगा कि जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में हमेशा शांति स्थापना रहे उसके में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अनबलगन पी ने मंथन सभा कक्ष में कलेक्टरों की बैठक लेकर बिलासपुर संभाग में धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे में निगरानी रखी जाएगी। प्रत्येक केंद्र पर 2-2 कैमरे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही धान संग्रहण केंद्रों और राइस मिल परिसरों में भी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। तौल में गड़बड़ी की आशंका को दूर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काटा बाट का उपयोग किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने तमाम तैयारियां इसके पहले पूर्ण कर ओके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। संभाग आयुक्त महादेव कावरे, एमडी मार्कफेड रमेश शर्मा सहित संभाग के सभी 8 जिलों के कलेक्टर और धान खरीदी कार्य में जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। खाद्य सचिव अनबलगन पी ने कहा कि धान खरीदी का कार्य राज्य स्तर की सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। इसके लिए शासन के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। इसका पालन करते हुए गंभीरता पूर्वक किसानों से उनकी मेहनत का उपज खरीदा जाए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। एसके सिंह परिवार की ओर से सभी छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं को छठ पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर जिला प्रशासन की ओर से जिला अस्पताल में 1 दिवसीय कैंसर एवं सिकल सेल जांच शिविर और स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। दोपहर से शाम तक आयोजित शिविर का लाभ लेने बड़ी संख्या में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचे। फरीदाबाद के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश पेंडारकर ने केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभिनव पहल की सराहना की और बताया कि छत्तीसगढ़ शुरू से ही गुटखा और धूम्रपान प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ अधिकांश बच्चे, युवा से लेकर बड़े वर्ग के लोग गुटखा का सेवन करते हैं और धूम्रपान भी करते हैं। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर कई प्रकार के होते हैं। शरीर में किसी भी अंग पर कैंसर हो सकता है। इसके लिए यदि कोई भी फेफड़े, खांसी, मुंह में घाव जैसी समस्या है तो वो जरा भी देर ना करे और झिझके बगैर चिकित्सा परामर्श ले, क्योंकि जरूरी नहीं कि कैंसर संबंधित हर लक्षण कैंसर की बीमारी हो। अगर समय रहते लोग जागरूक होकर अपना इलाज करवाएंगे तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। आपको पता है कि कैंसर की बीमारी बहुत है, कैंसर के मरीज बहुत है और कैंसर के मरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो मरीज एक बार में उसको समझ में नहीं आता है
उसको जब तक वो बार बार डॉक्टर से बात नहीं करेगा उसको तकलीफ़ समझ में नहीं आएगी। ये स्वाभाविक है, इतनी सिंपल बीमारी नहीं है। इसलिए हमारी भी इच्छा रहती है, कोशिश रहती है कि हम बार बार मरीजों से मिलें, उनको समझाएं। जितने जैसे यहाँ जो मरीज आ रहे हैं ये कहीं दिखा चुके हैं, इनका इलाज हो रखा है या हो रहा है, फिर भी वो डॉक्टर से मिलने की उनकी इच्छा है क्योंकि बीमारी ऐसी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का जो प्रोग्राम है उससे मरीजों को राहत मिले, मरीजों की मन की शंका ख़त्म हो, उनके दिमाग में जो भी सवाल जवाब है वो ख़त्म। जनरली ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैंसर में पड़ती है कैंसर के इंजेक्शन की, जिसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रोग्राम चालू कर रखा है जिसका नाम है दीर्घायु वार्ड। हर जिला अस्पताल में एक सुविधा है, एक डॉक्टर है जो ट्रेंड है, जो ऐसे मरीजों की जो बाहर नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता है उसकी जितनी भी सेवा हो सकती है ये करेगा। सारी सेवा नहीं हो सकती है। कि ये मैसेज हम लोगों तक पहुंचाएं कि अगर आप आपके घर के आसपास कोई कैंसर है, किसी को कैंसर है, तो कृपया डरें ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है, सरकारी अस्पताल में आके सलाह लो। आपको जिस प्राइवेट अस्पताल में जाना है ज़रूर जाओ। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, बीच में कोई बड़ी तकलीफ़ आ गई, फिर सरकारी अस्पताल का फ़ायदा लो। सरकारी अस्पताल के कैंसर यूनिट से जुड़े रहने में आपका फ़ायदा है। बिलासपुर अब मेडिकल हब बनने जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। अभी हाल ही में कोनी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात मिली है। अब बगल में ही सिम्स भवन का भव्य अस्पताल बनने के साथ ही कैंसर हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया जाना है। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 2 से 3 साल लग सकते हैं। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति और अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने पूरे हॉस्पिटल का असल नक्शा और रूपरेखा साझा किया और विस्तार से सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और बेलतरा विधायक की पहल पर कोनी में सिम्स के विस्तार के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यहाँ नए और आधुनिक सिम्स का निर्माण कराया जाएगा। नया सिम्स के बाद बिलासपुर मेडिकल हब के रूप में प्रचलित हो रहा है। यहाँ मेडिकल से संबंधित तमाम ट्रेनिंग और कोर्सेज भी कराए जाएंगे। कोनी में ही चिकित्सक, स्टाफ और नर्सों के शासकीय मकान बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि 2000 बिस्तरों के अस्पताल में कई अत्याधुनिक तकनीक के उपकरणों और मशीनों से मरीजों का उपचार किया जाएगा। वहीं सिम्स के नए मेडिकल कॉलेज में 300 से अधिक मेडिकल संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता भी होगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और श्री सुशांत शुक्ला जी, विधायक बेलतरा क्षेत्र एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आपको विदित ही है कि कोनी में लगभग 45 एकड़ का प्लाट सिम्स के डेवलपमेंट के लिए आवंटित किया गया है। इसे एक मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसके अंतर्गत कोने स्थित रामकृष्ण मिशन के सामने रोड से लगकर एंट्री होगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी वहीं पर सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन हुआ है। उसके बाद बाएं साइड में वहाँ पर एक आवासीय परिसर, डीन, एमएस, अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों के बंगले बनाए जाएंगे। जो पीईटी होते हैं, जो रेडियोलॉजी में हम टोमोग्राफी बोलते हैं, होल बॉडी स्कैन जिसे कहते हैं, वो है। और एमआरआई की और उन्नत सुविधा जो आ गई है वो, और इस हिसाब से कैरोटिड एंजियोग्राफी के लिए और सुपर स्पेशलिटी बगल में ही है। तो स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी दोनों के अंतर्गत मरीजों को लाभ एक बार कैंपस में आने के बाद उन्हें जो भी ज़रूरत है उसकी जांच, परीक्षण, इलाज, निदान सबकी सुविधा एक ही कैंपस में दे पाएँ, ऐसी अवधारणा की गई है और इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।